नमस्कार साथियों, आप सबका आपके YouTube चैनल टारगेट सीखो पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आप लोगों को रोज़ डेली बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण नई क्लासेस लगातार मिल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार की शिक्षक भर्ती 24, 25, 26 अगस्त को होने वाली है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपको लगातार वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी आयोग के द्वारा एक मुख्य भाग को इस बार ऐड किया गया है। स्पेशल तौर पर इसे बताया गया कि यहाँ से आपका सवाल आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, हम सब अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेंगे, जो कि बहुत ही डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। यहाँ हम लोग थियरी के रूप में पढ़ेंगे। सवाल आपसे चाहे वन लाइनर पूछे या फिर वो लाइन बाय लाइन पैराग्राफ बना के पूछे, आप उसको हल कर सकते हैं जब आप पूरी स्टोरी वहाँ की जानते रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ था। अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए जो यहाँ पर आंदोलन चला उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में हुआ। इसका जो विकास हुआ है वो कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। पहला चरण कहा जाता है उदारवादी युग, यानी बहुत ही आराम से। उदार का मतलब होता है नम्र स्वभाव, यानी जो पहला युग चला जब स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में, उसके बाद से लेकर के बंगाल विभाजन होने तक 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक उदारवादी युग था राष्ट्रीय आंदोलन का। दूसरा चरण चलता है हमारा उग्रवादी युग। उग्र का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी युग, जिसे बोलते हैं। उग्रवादी युग कब से कब तक चला? तो 1906 से लेकर के 1918 ईस्वी तक उग्रवादी युग चला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और तीसरा युग कहा जाता है गांधीवादी युग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जो है गांधीवादी युग जो है 1919 ईस्वी से लेकर के जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी तक, तब तक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण। पहला चरण है उदारवादी युग, दूसरा चरण है उग्रवादी युग और तीसरा चरण है गांधीवादी युग। अब हम लोग दोस्तों एक एक युग को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है उदारवादी युग। उदारवादी युग क्या है? आइए हम लोग इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ये कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो साथियों, उदारवादी युग कब से शुरू होता है और क्या क्या यहाँ घटनाएं होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वर्ष 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा। किसका रहा? उदारवादियों का। उदारवादी का मतलब आप समझ गए होंगे, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे लोग, ऐसे नेता जो बहुत ही उदार थे, बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। ठीक है, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी, आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, कृष्ण गोपाल गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय आदि, ये सारे के सारे नेता जो थे, ये सभी उदारवादी नेतृत्वकर्ता थे, जो कि शुरुआत में, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, तो यही हमारे सबसे पहले नेतृत्वकर्ता बने। उसके बाद उदारवादी क्रांति में नहीं, यानी कि ये लोग जो है उदारवादी क्रांति में नहीं बल्कि क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। इनका कहना था कि क्रांति से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए? एक के बाद एक क्रम से क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। इस पर ये लोग विश्वास रखते थे। और इनकी मांगों में क्या था? इनकी मांगों में
अवज्ञा तथा चुनौती का स्वर न होकर के प्रार्थना का स्वर होता था। यानी ये जो नेता थे हमारे, ये पूर्वज जो हमारे नेता थे, इन लोगों का कहना था कि जो अंग्रेज़ों से हमारी मांग है, उनको मांगों में अवज्ञा तथा चुनौती का स्वर नहीं था। यानी वो लोग अवज्ञा नहीं करते, किसी चीज़ को मना नहीं करते थे या चुनौती नहीं देते थे अंग्रेज़ों को, बल्कि ये लोग क्या कहते थे कि लोगों से या अंग्रेज़ों से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि देखिए आप हमारे यहाँ से चले जाइए या आप हमें गुलाम मत बनाइए। केवल इनका ये कहना था। यानी ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखना चाहते कि अहिंसक रूप से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता क्या है कि उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचार से प्रभावित थे। कौन? उदारवादी जो लोग थे वो पाश्चात्य सभ्यता और विचार से प्रभावित थे। यानी जो पाश्चात्य सभ्यता का मतलब है अंग्रेज़ों की जो सभ्यता थी उसके प्रभाव, उसके विचारों से ये लोग प्रभावित हो गए थे। वे ब्रिटेन से स्थायी संबंध की स्थापना भारत के हित में मानते थे। उनका कहना था कि अगर हमारा ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा कौन मानता था? ऐसा उदारवादी लोग मानते थे। और उदारवादियों के साधनों को राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई उदारवादियों के साधनों को। लाला लाजपत राय ने उदारवादी नेतृत्वकर्ता को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी। किसने? अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा किसने दी उदारवादी नेतृत्व को? तो लाला लाजपत राय जी ने दी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हैं कि उदारवादी नेता जो थे, सबसे बुजुर्ग जो थे, दादा भाई नौरोजी को, ये हमने आपको पहले बता दिया कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए कि किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को आप जरूर। इसके बाद है कि रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर सबसे पहले पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। इसके बाद है कि उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। क्या दिया है? कि उदारवादी जो कांग्रेसी नेता थे उन लोगों ने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी अगर हमारा ब्रिटिश के शासन में प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे, ऐसा इन लोगों ने नारा दिया था। लेकिन उदारवादियों के प्रयास से ही 1892 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ। कब का? 1892 का जो एक्ट आया था वो किसके वजह से आया था? उदारवादी नेताओं के वजह से आया था। उदारवादियों की नीतियों में परिवर्तन करके बाद में कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज तथा स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बना लिया था। बाद में इन लोगों ने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए? औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए और स्वाधीनता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा था बाद में? उदारवादियों ने कहा। तो ये आपका रहा उदारवादी युग, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जो कि दादा भाई नौरोजी हैं, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके उदारवादी। इसके बाद हम लोग देखेंगे उग्रवादी युग के बारे में। दोस्तों, हम लोग उग्रवादी युग के बारे में ऐसे ही पूरा एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरा 10 मिनट के अंदर हम लोग उग्रवादियों के बारे में देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें ऐसी लगातार वीडियो मिलती रहे। तो आपके एग्ज़ाम तक हम आपको लगातार ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और यहाँ से शुरू करके हम 1947 तक में जितनी भी घटनाएँ हुई हैं उन सबको ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। साथियों, ऐसे ही आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।